नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरी अगली वीडियो में जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है और कोऑर्डिनेशन के एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मैंने उसमें एक वर्ड यूज़ करा था एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि क्यों एक ऐसा गुण है मैनेजमेंट का जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं इसमें आपको पहला पॉइंट जो इसमें आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट में पहला आता है, इट इज़ नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या प्रबंधन जो है वो सारी चीज़ों को जो उसके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, क्या प्रबंधन होते हैं, उसको परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, कैसे वो हम अभी देखेंगे। प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्लान करना, कि मैं भी अब पहले से सोच रहा हूँ कि वो मुझे करना कैसे है, कौन करेगा, कैसे करेगा। ठीक है, इसमें क्यों ज़रूरी है कि जो मैं अपना यहाँ पर मेन प्लान बना रहा हूँ या फिर सपोर्टिव प्लान बना रहा हूँ, उनके जो और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए जो मैं एक मेजर प्लान होता है और एक सपोर्टिव प्लान होता है। कि भाई मेरा मेन प्लान तो है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, भाई मैं MBA करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं MBA करना है, उसका सपोर्टिव प्लान क्या हो गया, क्या मैं MBA तो कर रहा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं MBA के जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं उनकी मैं कोचिंग थोड़ी सी स्टार्ट कर देता हूँ, मैं कुछ और बुक्स अपलोड कर लेता हूँ। तो ये सपोर्टिव प्लान है कि जो मेरा मेन प्लान है उसको सपोर्ट करने के लिए मैं क्या क्या प्लान बनाता हूँ। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्लानिंग नहीं सक्सेसफुल होगी। दूसरा पॉइंट आता है इसमें ऑर्गेनाइजिंग का, कि इसमें कोऑर्डिनेशन कहाँ होना चाहिए, बिटवीन ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो जितनी भी मेरी सारी रिसोर्सेज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन का मतलब ये हो गया कि कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि उसमें सारी जो एक्टिव रिसोर्सेज हैं वो एक दूसरे से लिंक होनी चाहिए, सारी रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है कि बिटवीन अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी मतलब कि मैंने किसको क्या कितना काम, वो ऑथोराइज पर्सन है। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि वो किन किन चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे किसी का अथॉरिटी क्या है कि भाई वो मैनेजमेंट के डिसीजन ले सकता है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई कि भाई मैनेजमेंट डिसीजन तो लेगा लेकिन कहाँ तक के लिए कितने मैनेजमेंट डिसीजन के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि जिस चीज़ के लिए हम रेस्पॉन्सिबल हैं उसकी चीज़ के लिए हम अकाउंटेबल भी हैं। अगर वो चीज़ बिगड़ जाती है तो भी हमसे पूछी जाएगी, अगर वो चीज़ बढ़िया हो जाती हैं तो भी हमसे पूछी जाएगी। फिर आता है अगला पॉइंट जिसमें आता है ऑर्गेनाइजिंग में के बाद वो आता है स्टाफिंग का, कि इसमें जो कोऑर्डिनेशन होगा वो होगा बिटवीन स्किल्स ऑफ ए पर्सन एंड जॉब असाइन। जो भी मेरी स्किल्स है, अगर मैं किसी चीज़ में मैं स्किलफुल पर्सन हूँ और जो मेरे को जॉब दिया गया है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने अभी 3 पॉइंट बताए, इसके आगे 2 पॉइंट और हैं। चलिए अगले 2 पॉइंट देखते हैं। इसमें आता डायरेक्टिंग आएगा पहला पॉइंट। इसमें मैंने कहा बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। जो मेरा सुपीरियर है और एक सबऑर्डिनेट है उन दोनों के बीच में एक क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर सुपीरियर मुझसे कोई बात कह रहा है तो मैं उसी चीज़ को वैसे ही परफॉर्म करके, सबऑर्डिनेट जो है उसका ये रेस्पॉन्सिबल है वो कि वो उसी काम को वैसे ही करके उसे दे। तो जो भी मुझे आइडियाज़ दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनका भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो वही मेरा सेकंड पॉइंट है, बिटवीन ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन एंड आइडियाज़। कि जो भी मुझे ऑर्डर दिए जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, आइडियाज़ दिए जा रहे हैं, तो देगा कौन, वो सुपीरियर देगा। तो अगर सुपीरियर मुझे कोई भी ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, आइडियाज़ दे रहा है तो सबऑर्डिनेट का ये वो होता है कि वो उसी चीज़ को वैसे ही परफॉर्म करके दे दे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि डायरेक्टिंग में क्या ज़रूरी है, सबसे बड़ा कोऑर्डिनेशन आता है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में। अब लास्ट जो आता है वो आता है इसमें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वो आता है कंट्रोलिंग। तो जो मेरे एक स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट के बीच में हम कोऑर्डिनेशन लाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उनका हम स्टैंडर्ड बना के चलते हैं कि यार मुझे इस चीज़ की सेल्स मुझे इतनी चाहिए। एक एक्चुअल भी आएगा कि मैंने स्टैंडर्ड तो रखा था कि भाई मुझे 1000 चाहिए सेल, लेकिन मैं कर पाया खाली 500 सेल। तो इनमें कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, इनमें कोऑर्डिनेशन इस तरीके से होगा कि यहाँ पर आप गैप देख रहे हैं, ये गैप बहुत ज़्यादा है। ये ऐसा हो सकता है कि मैंने 1000 कह दिया, ये 990 हो गया, 980 हो गया, तो समझा जा सकता है। लेकिन तब अगर इतना गैप आ जाएगा कि मैं 1000 प्रोड्यूस कर रहा हूँ लेकिन सेल में खाली 500 कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये भी है कि मेरे में कोऑर्डिनेशन नहीं है। 2 डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन है, जितना मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ और जितनी मैं सेल कर रहा हूँ, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, कि वो बता ही नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को कि भाई कितना प्रोड्यूस करना है। और सेल्स डिपार्टमेंट ये नहीं कर पा, जितना वो प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी वो उसको सेल नहीं कर पा रहे। इसके आगे हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। हाँ आइए, तो आज देखते हैं दूसरा पॉइंट। मैंने आपको बताया था पहले पॉइंट में कि जो कोऑर्डिनेशन है वो डिफरेंट तो मेरे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उसमें क्यों ज़रूरी है। आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्यों ज़रूरी है। तो जो भी मेरे लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, क्यों कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है। तो मैं पहले आपकी बात करने जा रहा हूँ टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, इसके लिए क्यों ज़रूरी होता है, इसके लिए इसलिए ज़रूरी होता है, आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे पहला पॉइंट लिखा है टू इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ हिज ऑल डिपार्टमेंट, ऑल अदर डिपार्टमेंट्स।
तो जो मेरे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के एफर्ट्सों को इंटीग्रेट करता है। जैसे मेरा सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, तो जो भी वो एफर्ट्स कर रहे हैं उनको डील आउट करता है कि देखता है कि उन सब में इंटीग्रेशन आए। इंटीग्रेशन का यहाँ पर मतलब है कि उन सब के एफर्ट्सों को कोऑर्डिनेशन लाता है कि सबके जो एफर्ट्स को मैच करें। जो मेरा मेन ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसमें अचीवमेंट के लिए ये तीनों डिपार्टमेंट भागीदारी दें। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो लिखा हुआ आएगा आपके सामने, वो आया है कि इट ऑल्सो ट्राई टू इंटीग्रेट द एफर्ट्स इन ए कॉमन डायरेक्शन। इसमें लिखा है कि वो क्या करता है, वो लीड करता है एफर्ट्स को। वो एफर्ट्स किसके होंगे, इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स होंगे। कहाँ पे, एक कॉमन डायरेक्शन पे। कॉमन डायरेक्शन क्या कहा मैंने, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन गोल है। तो जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसकी तरफ सारे इंडिविजुअल के एफर्ट्स को लीड करता है। लीड का मतलब कि उनसे कहता है कि भाई तुम्हें ये काम करना है, क्यों करना है, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए करना है। तो मैंने इसमें 2 पॉइंट बताए जो आपको लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला पॉइंट है टू इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ हिज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एंड दूसरा पॉइंट है लीड्स द एफर्ट्स ऑफ हिज डिफरेंट इंडिविजुअल्स एट इन कॉमन डायरेक्शन। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मेरे दोनों पॉइंट मैंने आपको दिखाए हैं। तो इसका मतलब यही है, पहला पॉइंट का मतलब ये है कि वो इंटीग्रेट करता है जितने भी मेरे एफर्ट्स हो रहे हैं, जितने भी एफर्ट्स होने में डिपार्टमेंट के उनको। और दूसरा पॉइंट ये है कि वो लीड भी करता है कि जितने भी मेरे एफर्ट्स कर रहा है एक इंडिविजुअल, वो एक ही डायरेक्शन में हो, और वो डायरेक्शन क्या होगा, मेरा ऑर्गेनाइजेशनल गोल होगा। ठीक है, इसी सेम पॉइंट के अंदर दूसरा पॉइंट आता है मेरा, क्या कहते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट आता है मेरा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसका क्या काम होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, कि जो मेरे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर बैलेंस होगा तभी मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर पाऊँगा। जो मेरे सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मेरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, मेरा क्लियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में बैलेंस होना चाहिए कि वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें। ऐसा नहीं बस अपने डिपार्टमेंट का काम देख लिया हो गया भाई, सब में सिंक्रोनाइजेशन होने के बाद एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम। उनका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मैंने सेल्स कर दी मेरा काम हो गया, नहीं, मेरा सेल्स तो कर दी लेकिन मुझे जो मेरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जो मेरे बॉस हैं, उनको बताना भी तो पड़ेगा कि भाई मैं ये सेल कर रहा हूँ तो उसमें दिक्कतें क्या आ रही हैं, जिससे मेरा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो कुछ इंप्रूवमेंट कर ले। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी सेल्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि भाई मैं इतना प्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्या आप इतना सेल कर पाओगे। तो ये जो मैं बता रहा था, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये होता है काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो इसमें लिखा भी है कि मिडिल कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन मिडिल लेवल मैनेजमेंट टू बैलेंस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स सो दैट दे कैन वर्क फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन ओनली। ठीक है, इसमें ही तीसरा पॉइंट आता है कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है। मैंने आपको बताया कि टॉप लेवल के लिए क्यों जरूरी है और मिडिल लेवल के लिए क्यों जरूरी है। अब हम देख रहे हैं भैया ये क्या कहते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए क्यों जरूरी है। इनके लिए इस मारे जरूरी है क्योंकि जो भी बंदे इनके अंडर में काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर इनके अंडर में काम कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ों को कंट्रोल करना, जिससे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो मेरा फुलफिल हो जाए। तो इनका मेन काम यही होता है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए। तीसरा पॉइंट आता है, मैंने आपको इसमें 2 पॉइंट बताए हैं अभी, कि एक तो ये कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है मेरे को सारे जो मेरे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसके लिए, और एट ऑल द लेवल्स। तो 2 पॉइंट बताए, मेरे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है और एट ऑल द लेवल्स के लिए क्यों जरूरी है। अब मैं बता रहा हूँ कि एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी है मैनेजमेंट का। क्यों, क्योंकि अगर मेरे डिफरेंट जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, तो एक इसलिए इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि विदाउट दिस मैं प्रॉफिट नहीं कमा सकता और एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता। तो एक किसी भी और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना कोऑर्डिनेशन करे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम नहीं कर सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। क्यों इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि इसके बिना कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा सकता और एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता।